अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त व्योमकेश बख्शी और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हर रात खामोशी के साथ आती है दहशत, सन्नाटे के साथ आता है राज और अंधेरे में जन्म लेती हैं वो कहानियां जो नींद छीन लेती हैं। अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री स्टोरीज तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम किशोर वर्मा। मैं एक सिंपल सा डॉक्टर हूँ। मैं रहता था कैलाशपुर नाम के एक छोटे से गांव में। एक ऐसा गांव जो चारों तरफ हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर कैलाशपुर बिल्कुल शांत, मासूम और बेइंतहा सीधा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुझे एहसास हुआ कि इस गांव की इस खामोशी के पीछे कई अंधेरे राज छुपे हुए हैं। ऐसे राज जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। वो सुबह। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब हमारे गांव में एक कत्ल हुआ। और वो कत्ल कोई आम कत्ल नहीं था। उस सुबह मैं अपने छोटे से क्लिनिक में बैठा था। रोज की तरह मरीजों का इंतजार कर रहा था। वैसे भी मेरे क्लिनिक में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। कभी किसी किसान को बुखार, कभी किसी के हाथ में हल या फावड़ा लग जाता था। क्लिनिक के पिछले हिस्से में मेरी बहन सरला रहती थी। उस दिन वो रसोई में कुछ बना रही थी। बर्तनों की हल्की आवाज और उसकी धीमी सी बड़बड़ाहट मेरे कानों तक आ रही थी। शायद महंगी होती सब्जियों पर खुद से शिकायत कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक। तभी क्लिनिक के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। मैं कुर्सी से उठा और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था हमारा नौकर मंगल। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखों में डर और सांस तेज चल रही थी। साहब, विक्रम सिंह जी मर गए हैं। एक पल के लिए मेरे पैर जमीन में जम गए। विक्रम सिंह, गांव का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर आदमी। तुम क्या कह रहे हो मंगल? मैंने अपनी आवाज संभालते हुए पूछा। कैसे? कब? सुबह सुबह की बात है साहब, उसने कहा। उनके कमरे में वो लाश बनकर पड़े हैं। गले में चाकू घुसा हुआ था। हर जगह खून ही खून। मंगल की आवाज टूट रही थी। मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी मेडिकल किट उठाई और उसके साथ विक्रम सिंह की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही गांव के लोग जमा हो चुके थे। कुछ औरतें धीमी आवाज में बातें कर रही थी। कुछ मर्द गहरी सोच में डूबे हुए थे। कत्ल हो गया, किसी ने कहा। जरूर कोई चोर होगा, एक और आवाज आई। नहीं, ये काम किसी अपने का लगता है, तीसरा बोला। हवेली का मंजर। विक्रम सिंह की हवेली गांव की सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी। लाल पत्थरों से बनी हुई, दूर से ही अपनी दबंग शान दिखाती थी। लेकिन उस दिन उस हवेली पर मौत का साया था। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे सीधा विक्रम सिंह के प्राइवेट कमरे में ले जाया गया। लाश का राज। जो मंजर मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। विक्रम सिंह कुर्सी पर बैठे हुए थे, मगर उनका सिर पीछे की तरफ लटक चुका था। उनके गले में एक चाकू गहराई तक धंसा हुआ था। कपड़ों पर जम चुका खून अब सूख रहा था। कमरे में खून और मौत की भरी हुई बदबू थी। मैंने फॉर्मल तौर पर उनकी नब्ज चेक की। वो मर चुके थे, इसमें कोई शक नहीं था। पहला शक। मैंने कमरे को गौर से देखा। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। न कोई तोड़फोड़, न किसी लड़ाई के निशान। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा साफ लग रहा था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। क्या यह कत्ल पहले से प्लान किया गया था? एक पहचानी आवाज। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। डॉक्टर वर्मा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं मुड़कर देखता हूं। सामने खड़ा था हरक्यूलिस पुरोहित। हाँ, वही हरक्यूलिस पुरोहित जो कुछ महीने पहले ही गांव में आकर बसा था। एक छोटे कद का बुजुर्ग आदमी, बिल्कुल साफ तराशी हुई मूछें और आंखों में हर वक्त चलती हुई तेज सोच। वो खुद को एक महान डिटेक्टिव बताता था और उसकी मौजूदगी इस कत्ल को और भी ज्यादा राज भरा बना रही थी। मैं यहां मौत की जांच के लिए आया हूं, ये अल्फाज थे मोंसियर हरक्यूलिस पुरोहित के। और फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और आप डॉक्टर वर्मा? मैं भी बिल्कुल वही करने आया हूं। वो अपने मूंछों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है, उसने कहा। क्या आपको नहीं लगता? मैं चुप रहा। एक ऐसी किलिंग, वो बोलता रहा, जो इतनी क्लीन है कि लगता है किलर कोई बेहद चालाक इंसान था। उसकी बात मेरे दिल को लग गई। सच ही तो था। विक्रम सिंह के दुश्मन कम नहीं थे। उसका सख्त मिजाज, उसकी लालच, उसकी पावर, सब कुछ गांव में मशहूर था। लेकिन सवाल यह था,
कौन इतना हिम्मती था जो उसे कत्ल कर सके? पुरोहित की नजर। पुरोहित कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीज को जांच रही थीं। टेबल पर रखा एक कागज, कुर्सी का एंगल, यहां तक कि कारपेट पर पड़ा एक छोटा सा दाग। फिर वो रुक गया। डॉक्टर वर्मा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको कुछ अजीब महसूस नहीं होता? यहां कहीं भी किसी स्ट्रगल के निशान नहीं है। मैंने सर हिला दिया। हां, यह बिल्कुल ही असामान्य है। पुरोहित मुस्कुरा दिया। असामान्य? उसने रिपीट किया। इसी चीज में तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। फिर उसकी आंखें तेज हो गई। अब हमें यह जानना है, उसने कहा, कि यह काम किसने किया और क्यों? जिंदगी का मोड़। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जो सिर्फ एक सीधा साधा डॉक्टर था, अब एक कत्ल के राज में फंस चुका था। पुरोहित के साथ काम करना बिल्कुल आसान नहीं था। वो हर चीज को इतनी बारीकी से देखता था कि कभी कभी मुझे लगता वो इंसान नहीं, कोई मशीन है। लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और उसकी लॉजिक को झुटलाना मुमकिन नहीं था। घर की चिंता। शाम को जब मैं घर लौटा, मेरी बहन सरला ने तुरंत पूछा, भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो चुपचाप सुनती रही। फिर बोली, ये पुरोहित कौन है? क्या वो सच में इस राज को सुलझा पाएगा? मैं कुछ देर सोचता रहा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वही है। बेचैन रात। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद मुझसे दूर थी। मेरे दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। विक्रम सिंह की लाश, उसके गले में घुसा चाकू, पुरोहित की वो रहस्यमयी मुस्कान, और एक सवाल जो हर पल मुझे काट रहा था, कातिल कौन था? अगली सुबह मैं फिर अपने क्लिनिक में बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। विक्रम सिंह का कत्ल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सूखा हुआ खून, वो चाकू, और कमरे की वो बेजान सी शांति। मैं एक डॉक्टर था। मेरा काम था लोगों की जान बचाना, ना कि कातिलों को ढूंढना। लेकिन कल पुरोहित के साथ बिताया हुआ वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा चुका था। फिर एक दस्तक। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई मरीज होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था हरक्यूलिस पुरोहित। उसकी मूछें आज भी उतनी ही परफेक्टली ट्रिम्ड थीं, और आंखों में वही चमक। नमस्ते डॉक्टर वर्मा, उसने अपनी थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी में कहा। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ वक्त है? बिल्कुल मॉन्सियर पुरोहित, मैंने कहा, और उसे अंदर आने का इशारा किया। आप इतनी सुबह यहां? एक नया सौदा। वो मेरी टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। मैं रात भर सोचता रहा, उसने कहा, पन्ने पलटते हुए। ये कत्ल, ये कोई आम क्राइम नहीं है। इसके पीछे एक दिमाग है, एक बहुत ही तेज दिमाग। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा, और मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा। मैं तो बस एक डॉक्टर हूं पुरोहित, मैं कत्ल की जांच कैसे कर सकता हूं? उसने फिर अपनी मूंछों को सहलाया और मुस्कुराया। आप इस गांव को जानते हैं डॉक्टर वर्मा, उसने कहा। यहां के लोग, उनका नेचर, उनकी आदतें, उनकी कमजोरियां। मेरे पास लॉजिक है, लेकिन आपके पास तजुर्बा। अगर हम दोनों साथ काम करें तो ये राज जरूर खुलेगा। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। सच ये था कि पुरोहित की बात में दम था। मैं कैलाशपुर में पिछले 10 सालों से रह रहा था। शायद मैं उसे पहचान सकता हूं, ये कहकर मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। पुरोहित की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन मैंने पूछा, हम शुरू कहां से करें? सबसे पहले, हरक्यूलिस पुरोहित बोला, यह समझना होगा कि विक्रम सिंह कौन था, उसके दोस्त कौन थे, उसके दुश्मन कौन थे। और फिर उसने धीरे से कहा, सबसे जरूरी बात, उसकी मौत से फायदा किसे हो सकता है? उसके सवालों ने मेरे दिमाग में तूफान सा खड़ा कर दिया। विक्रम सिंह की हकीकत। विक्रम सिंह कोई आम आदमी नहीं था। वो कैलाशपुर का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ उसका घमंड भी मशहूर था। वो लोगों से सख्ती से बात करता था, खासकर अपने नौकरों और किसानों से। उसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी, सब कुछ खो दिया था। लेकिन फिर भी
क्या कोई इतना नाराज हो सकता था कि उसकी जान ले ले? चलिए, पुरोहित ने कहा, अपनी नोटबुक बंद करते हुए, हमें फिर से हवेली जाना होगा। शायद वहां कोई और सुराग हमारा इंतजार कर रहा हो। हम दोनों दोबारा उसी हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में गांव के लोग अब भी फुसा-फुसा कर रहे थे। कुछ लोगों ने पुरोहित को देखकर भौहें चढ़ाईं। उन्हें यह विदेशी डिटेक्टिव अजीब लगता था, लेकिन मुझे पता था उसकी अजीबियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। विधवा कमला। हवेली पहुंचते ही हमारी मुलाकात हुई कमला देवी से, विक्रम सिंह की विधवा, एक लंबी दुबली पतली औरत। उसके चेहरे पर गम कम और थकान ज्यादा थी। डॉक्टर वर्मा, उसने मुझे देखते ही कहा, आप फिर से यहाँ क्यों आए हो? और फिर उसकी नज़र पुरोहित पर पड़ी। ये विदेशी कौन है? ये मिस्यो हरक्यूलिस पुरोहित हैं। ये एक डिटेक्टिव हैं और इस कत्ल की जांच कर रहे हैं। कमला देवी की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, शायद डर, शायद गुस्सा। जांच? उसने ठंडे लहजे में कहा, इस घर में जांच की क्या जरूरत है? जरूर कोई चोर होगा जो रात को चोरी करने आया और मेरे पति को मार दिया। अधूरी चिट्ठी हो सकता है, पुरोहित ने कहा, अपनी मूंछों को सहलाते हुए, लेकिन फिर भी हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कमला देवी ने हमें अंदर आने दिया। हम फिर से उसी कमरे में गए जहां विक्रम सिंह की लाश मिली थी। लाश अब वहां नहीं थी, पुलिस उसे ले जा चुकी थी, लेकिन कारपेट पर खून के दाग अभी भी मौजूद थे। पुरोहित ने कमरे को फिर से गौर से देखा और फिर उसकी नज़र मेज पर पड़े उसी कागज पर गई जो कल भी वहां था। ये क्या है? उसने कागज उठाते हुए पूछा। मैंने देखा, वो एक अधूरी चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, प्रिय विक्रम सिंह, मुझे पता है तुमने क्या किया है। अगर तुमने जल्दी ही वो पैसा वापस नहीं किया तो। चिट्ठी यहीं खत्म हो जाती थी। न कोई नाम, न कोई तारीख। कमला देवी का चेहरा। ये क्या है कमला देवी? मैंने पूछा। उसने कागज को देखा और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता, उसने जल्दी से कहा। शायद कोई पुरानी चिट्ठी होगी। विक्रम को ऐसी धमकियां अक्सर मिलती रहती थीं। धमकियां? किससे? मुझे नहीं पता, कमला देवी ने फिर कहा। वो अपने बिजनेस की बातें मुझसे शेयर नहीं करते थे। पुरोहित ने चिट्ठी शांति से अपनी जेब में रख ली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अधूरी धमकी और फिर कत्ल। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? एक और सवाल। मैं चुप रहा। मेरा दिमाग चिट्ठी के उन अल्फाजों पर अटक गया था। तुमने क्या किया है? विक्रम सिंह ने ऐसा क्या किया था कि किसी ने उसकी जान ले ली? गुस्से भरा चेहरा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। हम कमरे से बाहर निकले। सामने खड़ा था अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह का भतीजा, एक जवान हट्ठे कट्ठे जिस्म का लड़का जो चाचा के साथ उसी हवेली में रहता था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ये क्या तमाशा है? वो चिल्लाया। मेरे चाचा की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और आप लोग यहाँ जासूसी कर रहे हो? शांत हो जाओ अर्जुन, मैंने कहा। हम बस सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच? उसने तंज कसा। सच ये है कि चाचा के दुश्मन बहुत थे। किसी ने मौका देखा और उन्हें मार दिया। इसमें इतनी जांच की क्या जरूरत है? पुरोहित ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा। तुम्हारे चाचा के दुश्मन? उसने धीरे से कहा। क्या तुम उनके बारे में कुछ बता सकते हो? अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर वो बोलने वाला ही था। उनका झगड़ा तो लगभग हर किसी से था। ये कहकर अर्जुन सिंह ने कंधे उचका दिए। गांव के किसानों से, बिजनेस वालों से, यहां तक के फैमिली के कुछ लोगों से भी। फैमिली के लोग? हरक्यूलिस पुरोहित ने भौएं उठाकर पूछा। कौन से लोग? अर्जुन जवाब देने से पहले कमला देवी की तरफ देखा। कोई खास बात नहीं, उसने जल्दी से कहा। बस छोटी मोटी बातें थी। उसकी आवाज में एक झिझक थी और मुझे वो झिझक बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कुछ छुपा रहा था, ये साफ था। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछ पाता, पुरोहित ने बात कर रुख बदल दिया। एक सीधा सवाल। कल रात आप कहां थे मिस्टर अर्जुन? यह सवाल बिल्कुल सीधा था। अर्जुन का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। मैं अपने कमरे में था, वो बोला। सो रहा था। क्या कोई इसकी तस्दीक कर सकता है? पुरोहित ने बिल्कुल शांत लहजे में पूछा। मुझे क्या पता? अर्जुन झुंझला उठा। मैं अकेला सोता हूं। पुरोहित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी नोटबुक निकाली और कुछ लिख लिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। डॉक्टर वर्मा, उसने कहा, मुझे लगता है यहां से हमें और भी सुराग मिल सकते हैं,
लेकिन फिलहाल हमें गांव के लोगों से बात करनी चाहिए। सवालों का बोझ। हवेली से बाहर निकलते ही मेरा दिमाग सवालों से भर चुका था। कमला देवी की घबराहट, अर्जुन का गुस्सा और वो अधूरी चिट्ठी, ये सब क्या था? और पुरोहित, जो हर चीज को इतनी गहरी नजर से देख रहा था, वो क्या सोच रहा था? डॉक्टर वर्मा, भगवत प्रसाद ने धीमी आवाज में कहा, और ये विदेशी कौन है? ये मसियर हरक्यूलिस पुरोहित हैं। मैंने तारुफ करवाया। हम विक्रम सिंह के कत्ल की जांच कर रहे हैं। भगवत प्रसाद ने एक गहरी सांस ली, अपनी लाठी को जमीन पर टिकाकर बोले, विक्रम सिंह, उसने धीरे से कहा। उसकी मौत से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वो ऐसा आदमी था जो जिंदगी भर दुश्मन ही बनाता रहा। अतीत की कहानी, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पुरोहित ने पूछा, अपनी नोटबुक खोलते हुए। उसके पुराने दिन, उसका कारोबार, उसके रिश्ते? भगवत प्रसाद ने एक पल के लिए दूर कहीं देखा, जैसे वो अतीत की गलियों में खो गए हों। विक्रम और मैं कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, वो बोले। बचपन में साथ खेला करते थे, साथ खेतों में काम किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसमें लालच बढ़ता गया। उसने गांव की जमीनें हथियाना शुरू कर दी। कई लोगों को उसने बर्बाद कर दिया। उनमें मेरे अपने रिश्तेदार भी थे। एक नाम, क्या कोई ऐसा था जो उससे बदला लेना चाहता हो? मैंने पूछा। कई लोग थे, भगवत प्रसाद ने कहा, लेकिन एक नाम जो मुझे याद आता है, गोपाल मिश्रा। गोपाल एक किसान था जिसकी जमीन विक्रम सिंह ने धोखे से छीन ली थी। उसने कई बार विक्रम को धमकी दी थी, लेकिन वो कुछ साल पहले गांव छोड़कर चला गया। पुरोहित ने ये नाम अपनी नोटबुक में लिख लिया, गोपाल मिश्रा। उसने दोहराया, क्या आपको लगता है वो वापस आ सकता है? कौन जाने, भगवत प्रसाद ने कंधे उचका दिए। विक्रम ने इतनों का बुरा किया था कि उसकी मौत सिर्फ एक ही दुश्मन की वजह से हुई हो, ये कहना मुश्किल है। कारोबार के राज। भगवत प्रसाद से बात करने के बाद हमने फैसला किया, गोपाल मिश्रा के बारे में और पता लगाना होगा। लेकिन उससे पहले पुरोहित ने मुझसे कहा, डॉक्टर वर्मा, हमें विक्रम सिंह के बिजनेस के कागजात देखने चाहिए। शायद वहीं कोई और सुराग हो। फिर से हवेली। हम फिर से विक्रम सिंह की हवेली पहुंचे। वहां कमला देवी और अर्जुन सिंह दोनों मौजूद थे। कमला देवी हमें देखते ही फिर से नाराज हो गईं। आप लोग बार बार यहां क्यों आ रहे हैं? उसने पूछा। क्या आपको हम पर शक है? नहीं मैडम, पुरोहित ने शांत आवाज में कहा। हम बस सच जानना चाहते हैं। क्या हम विक्रम जी के कागजात देख सकते हैं? पहले कमला देवी ने मना किया, लेकिन मेरे समझाने पर वो मान गई। पुराना खत। हमें विक्रम सिंह के स्टडी रूम में ले जाया गया। कमरे के बीच एक बड़ी सी टेबल थी। उस पर कागजात का ढेर बिखरा हुआ था। पुरोहित ने हर पेपर को ध्यान से देखना शुरू किया। मैं भी उसकी मदद कर रहा था। तभी मेरी नजर एक पुराने खत पर पड़ी। वो पीला पड़ चुका था और उसकी लिखावट बिल्कुल मिलती जुलती थी उस अधूरी चिट्ठी से जो पहले मिली थी। मैंने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। विक्रम सिंह, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जमीन, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरा नाम था गोपाल मिश्रा, सच के करीब। मैंने वो खत पुरोहित को दिया। उसने पढ़ा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वर्मा, उसने कहा। गोपाल मिश्रा, ये नाम फिर से सामने आया है। लेकिन गोपाल तो गांव छोड़कर चला गया था, मैंने कहा। क्या वो सच में वापस आया होगा? हो सकता है, पुरोहित ने कहा। या फिर किसी और ने ये खत यूज किया हो ताकि शक का रुख गोपाल की तरफ मोड़ दिया जाए। उसकी बात ने मुझे हिला दिया। क्या ये कत्ल इतनी चालाकी से प्लान किया गया था? क्या कातिल हमें जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जा रहा था? अर्जुन का गुस्सा। तभी अर्जुन सिंह कमरे में घुस आया। उसने हमें कागजात देखते हुए देख लिया। ये क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोला। ये मेरे चाचा के प्राइवेट पेपर्स हैं। हम जांच कर रहे हैं, मैंने कहा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। हमें एक खत मिला है जो गोपाल मिश्रा ने लिखा था। क्या तुम उसे जानते हो? अर्जुन का चेहरा अचानक। एक पल के लिए अर्जुन मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। गोपाल, उसने कहा। हाँ, उसके बारे में सुना था। चाचा ने उसकी जमीन हथिया ली थी, लेकिन वो तो सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था। झूठ की पहली धार।
क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हरक्यूलिस पुरोहित ने पूछा, अर्जुन को गौर से देखते हुए। हाँ, अर्जुन ने जल्दी से कहा। मुझे क्या पता, मैं उससे कभी मिला ही नहीं। पुरोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी रहीं। मुझे साफ महसूस हुआ, पुरोहित अर्जुन की बात पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा था। गांव की अफवाहें। उस दिन दोपहर को हमने पूरे गांव में गोपाल मिश्रा के बारे में और पूछताछ की। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने उसे हाल ही भी गांव के आसपास देखा था। एक पतला सा अध उम्र आदमी, चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता हुआ। लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ बातें, सिर्फ अफवाहें। रात का सवाल। शाम को जब मैं घर लौटा, निधि ने फिर वही सवाल पूछा। क्या पता चला भैया? एक नाम मिला है, मैंने कहा, गोपाल मिश्रा। लेकिन ये सच है या सिर्फ एक जाल, ये समझना मुश्किल है। ब्योमकेश बख्शी क्या सोचता है? निधि ने पूछा। वो कहता है, मैंने धीरे से जवाब दिया, हर सुराग के पीछे एक कहानी होती है, और अभी वो कहानी पूरी नहीं हुई। बेचैन रात। उस रात मैं फिर सो नहीं सका। गोपाल का खत, अर्जुन की हिचकिचाहट और कमला देवी की गहरी चुप्पी, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि ब्योमकेश बख्शी पहले से ही कुछ ऐसा जानता था जो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया। चौथा दिन, नया मोड़। चौथे दिन की सुबह मेरे लिए एक नया मोड़ लेकर आई। इतने सवाल मेरे मन में जमा हो चुके थे कि मैं हर किसी पर शक करने लगा था। कमला देवी, अर्जुन, यहाँ तक कि गांव के वो लोग जिनसे मैं रोज मिलता था। ब्योमकेश बख्शी की मौजूदगी इस राज को और गहरा बना रही थी। उसकी हर बात, हर नज़र मुझे ये एहसास दिलाती थी कि सच अभी बहुत दूर था। रहस्यमयी लिफाफा। मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स का इंतजार कर रहा था जब ब्योमकेश फिर से मेरे पास आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। डॉक्टर वर्मा, उसने कहा, अपनी मूंछों को हल्के से सहलाते हुए, आज हमें एक नया रास्ता मिला है, ये देखिए। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, मुझे सब पता है, रात को मिलो, पुराने बरगद के पेड़ के पास। लिखावट अजीब थी, जल्दबाजी में लिखी हुई, और कोई नाम नहीं। खतरनाक बुलावा। ये क्या है? मैंने पूछा। ये मुझे आज सुबह मिला है, ब्योमकेश ने कहा। किसी ने मेरे घर के दरवाजे के नीचे इसे सरका दिया। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, यह कत्ल से जुड़ा है। लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है, मैंने घबरा कर कहा। हमें पुलिस को बताना चाहिए। ब्योमकेश हल्का सा मुस्कुराया। पुलिस? उसने कहा। नहीं डॉक्टर वर्मा, पुलिस इस राज को सुलझाने में हमारी मदद नहीं कर सकती। ये हमारा मौका है कातिल तक पहुंचने का। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? फैसला। मैंने एक पल सोचा। पुराना बरगद का पेड़ गांव के बाहर एक बिल्कुल सुनसान जगह पर था। रात को वहां कोई नहीं जाता। खतरनाक था, लेकिन ब्योमकेश की बातों में एक अजीब सी कशिश थी। ठीक है, मैंने कहा, मैं चलूंगा। इंतजार। पूरा दिन मैं काम में लगा रहा, लेकिन मेरा मन बार बार उस मुलाकात की तरफ खींचता रहा। शाम को जब सूरज डूबने लगा, मैंने निधि को बताया, मुझे ब्योमकेश के साथ कहीं जाना है। सावधान रहना भैया, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। चिंता मत करो, मैंने उसे तसल्ली दी, हालांकि मेरे अपने दिल में भी एक अनजाना सा डर था। बरगद के नीचे। रात के 9 बजे मैं और ब्योमकेश गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। हम दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। मेरे हाथ में एक छोटी टॉर्च थी और ब्योमकेश के पास उसकी नोटबुक। तकरीबन आधा घंटा गुजरा, तब हमें कुछ आहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक छाया थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो करीब आई, टॉर्च की रोशनी में मैंने उस आदमी को साफ देखा। वो पतला था, अधेड़ उम्र का, चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। तुम कौन हो? मैंने सख्त आवाज में पूछा। वो वहीं रुक गया।
हमें घूर कर देखा। मैं गोपाल मिश्रा हूं, उसने धीरे से कहा। नाम जो डर बन गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। गोपाल मिश्रा, वही नाम जो बलदेव सिंह ने लिया था, वही नाम जो उस खत पर लिखा था जो राघव प्रताप के कागजात में मिला था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं सच बताने आया हूं, गोपाल बोला। मुझे पता है आप लोग राघव प्रताप के कत्ल की जांच कर रहे हो। वो चिट्ठी मैंने लिखी थी, लेकिन उसकी आवाज कांप उठी। मैंने उसे नहीं मारा। ब्योमकेश बख्शी की खामोशी। ब्योमकेश बख्शी उसे गौर से देख रहा था। अगर तुमने कत्ल नहीं किया, उसने ठंडे लहजे में कहा, तो ये पैगाम क्यों लिखा और यहां क्यों आए? गोपाल ने गहरी सांस ली। मैं सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था, उसने कहना शुरू किया। राघव ने मेरी जमीन छीन ली, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन कुछ दिन पहले मैं वापस आया, सिर्फ ये देखने कि वो अब क्या कर रहा है। जब मुझे पता चला कि उसकी हत्या हो गई है, उसकी आवाज और धीमी हो गई, तो मुझे डर लगा। मुझे लगा शक मुझ पर आएगा, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी, ताकि मैं आपसे मिल सकूं और सच बता सकूं। सच या धोखा? तो तुम कह रहे हो तुम बेकसूर हो? मैंने पूछा। हाँ, गोपाल ने सीधा जवाब दिया। उस रात मैं गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में सो रहा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक और नाम। ब्योमकेश बख्शी अपनी मूंछों को हल्के से सहलाता रहा। कुछ पल वो बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला, मिस्टर गोपाल, अगर आप सच कह रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं राघव प्रताप के और कौन से दुश्मन थे? गोपाल ने थोड़ा सोचा। दुश्मन तो बहुत थे, लेकिन एक नाम मुझे याद है, कैलाश मेहता। वो राघव का पुराना बिजनेस पार्टनर था। राघव ने उसे धोखा दिया, सारा पैसा हड़प लिया, और कैलाश गांव में कई बार कहता था वो बदला लेगा। नोटबुक में कैद नाम, कैलाश मेहता। ब्योमकेश बख्शी ने दोहराया। उसने नाम अपनी नोटबुक में लिख लिया। और कुछ? उसने पूछा। बस इतना ही, गोपाल बोला। मैं अब यहां नहीं रुक सकता, मुझे डर है लोग मुझे पकड़ लेंगे। इससे पहले हम और कुछ पूछ पाते, गोपाल तेज कदमों से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। दिमाग का खेल। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन ब्योमकेश बख्शी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो डॉक्टर वर्मा, उसने कहा। जो हमें चाहिए था वो मिल गया, लेकिन क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? मैंने पूछा। वो खुद को बेकसूर कह रहा है, कोई सबूत नहीं है। सबूत? ब्योमकेश बख्शी हल्का सा मुस्कुराया। सबूत कागजों में नहीं होता, सबूत दिमाग में होता है। गोपाल सच बोले या झूठ, उसने हमें एक नया नाम दिया है, कैलाश मेहता। अब हमें उसकी कहानी जाननी होगी। अगला दिन, नया शक। हम गांव वापस आ गए। रात और गहरी हो चुकी थी और मेरा मन सवालों से भरा हुआ। गोपाल मिश्रा कितना सच बोल रहा था? क्या वो वाकई बेकसूर था, या ये भी एक चाल थी? और ये कैलाश मेहता कौन था? बेटा जो गुस्से से भरा था। अगली सुबह हमने कैलाश मेहता के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव वालों ने बताया कैलाश अब यहां नहीं रहता, लेकिन उसका बेटा अभी गांव में है। उसका नाम था विजय मेहता। हम उसके घर गए। विजय लगभग 30-32 साल का था। उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। हाँ, उसने कहा, मेरे बाप और राघव प्रताप बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन राघव ने उसे धोखा दिया, सारा पैसा ले गया, मेरे बाप को कर्ज में डुबा दिया। वो टूट चुका था और कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। क्या तुम्हें राघव प्रताप से नफरत थी? मैंने पूछा। विजय ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। हाँ, उसने कहा, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता था। उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा। उस रात सब कुछ बिल्कुल शांत था। ब्योमकेश बख्शी ने उसकी बात अपनी डायरी में नोट की, फिर धीरे से अपनी नजर सुमन पर डाल दी। सुमन एक जवान लड़की थी। हवेली में झाड़ू पोछा उसी के जिम्मेदार था। ब्योमकेश बख्शी ने पूछा, उस रात तुम कहां थी? सुमन थोड़ी घबरा गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। मैं रसोई में थी साहब, उसने कांपती आवाज में कहा। मालिकिन ने कहा था रात का खाना तैयार रखूं, इसलिए मैं काफी देर तक काम करती रही। ब्योमकेश बख्शी ने आंखों में झांककर पूछा, तुमने कुछ सुना था? सुमन एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, हाँ साहब, मुझे लगा जैसे कोई बाहर से आया हो। दरवाजे की हल्की सी चरमराहट सुनाई दी।
ब्योमकेश बख्शी की आंखों में एक तेज चमक आ गई। दरवाजे की चरमराहट, उसने धीरे से दोहराया। कितने बजे के करीब? शायद रात के 11 बजे, सुमन ने कहा। अब बारी थी गुड्डू की। गुड्डू सिर्फ 15-16 साल का लड़का जो हवेली में छोटे मोटे काम करता था। ब्योमकेश बख्शी ने पूछा, तुमने क्या देखा? गुड्डू का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, मैं तो अपने कमरे में था। सुबह जब मालिक को चाय देने गया तब उनकी लाश देखी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस रात कुछ अजीब? मैंने पूछा। गुड्डू पहले चुप रहा, लेकिन ब्योमकेश बख्शी की तेज नजरों के सामने वो ज्यादा देर टिक न सका। हाँ साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगा मैंने अमित भैया को रात में बाहर जाते देखा था। मेरी सांस अटक गई। अमित? मैंने दोहराया। तुम्हें यकीन है? पक्का नहीं साहब, गुड्डू बोला। अंधेरा था और मैं आधी नींद में था। हो सकता है मुझे गलत लगा हो। ब्योमकेश बख्शी ने यह बात भी अपनी नोटबुक में लिख ली। बहुत अच्छा, उसने शांत लहजे में कहा। आप लोगों ने काफी मदद की। नौकरों से बात करके हम हवेली के बाहर आ गए। मेरे दिमाग में गुड्डू की बात बार बार गूंज रही थी। ब्योमकेश जी, मैंने पूछा, क्या आपको लगता है अमित इसमें शामिल हो सकता है? सब कुछ मुमकिन है डॉक्टर साहब, ब्योमकेश बख्शी ने कहा, लेकिन जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं। पहले यह समझना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या। उसी दोपहर हमने फैसला किया कि अमित से दोबारा बात करनी चाहिए। हम वापस हवेली गए। अमित हमें बगीचे में मिला। एक पेड़ के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा था। हमें देखते ही उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी और खड़ा हो गया। अब फिर क्या चाहिए? उसने झुंझला कर कहा। अमित, मैंने कहा, हमें सच बताओ, उस रात तुम कहाँ थे? मैंने पहले ही कहा है, वो गुस्से में बोला। मैं अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन किसी ने तुम्हें बाहर जाते देखा है, ब्योमकेश बख्शी ने शांत आवाज में कहा। अमित का चेहरा फीका पड़ गया। किसने? वो चिल्ला पड़ा। ये झूठ है। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, मैंने कहा। अगर तुम बेकसूर हो तो डर किस बात का? अमित ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं उस रात बाहर गया था, लेकिन चाचा की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर तुम किससे मिलने गए थे? ब्योमकेश बख्शी ने तुरंत पूछा। यह मेरी पर्सनल बात है, अमित ने कहा। बस इतना कह सकता हूं कि मैं चाचा के कमरे के पास भी नहीं गया। ब्योमकेश बख्शी ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे महसूस हुआ कि वो अमित की बात पर पूरा यकीन नहीं कर रहा, लेकिन अभी वो उस पर और दबाव नहीं डालना चाहता था। अभी नहीं। अमित से बात करके ब्योमकेश बख्शी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अब हमें वक्त का हिसाब मिलाना होगा। सुमन ने रात के 11 बजे दरवाजे की चरमराहट सुनी। गुड्डू ने अमित को बाहर जाते देखा और गोपाल कह रहा है कि वो गांव के बाहर था। सब कुछ कैसे जुड़ता है ये समझना जरूरी है। और शांता देवी? मैंने पूछा। वो उस रात कहाँ थी? ब्योमकेश बख्शी ने धीरे से कहा, अच्छा सवाल है, हमें उनसे भी पूछना होगा। शाम को हम शांता देवी से मिले। वो अपने कमरे में बैठी थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उस रात आप कहाँ थी मैडम? ब्योमकेश बख्शी ने पूछा। मैं अपने कमरे में थी, शांता देवी ने ठंडी आवाज में कहा। जल्दी सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं। ब्योमकेश बख्शी ने एक आखिरी सवाल किया। उस रात क्या आपने कोई आवाज? क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? मैंने पूछा। नहीं, शांता देवी ने सीधे लहजे में कहा। मैं गहरी नींद में थी। ब्योमकेश बख्शी ने उनकी बात अपने जहन में नोट कर ली, लेकिन उसकी नजरें अभी भी शांता देवी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। मुझे साफ महसूस हुआ वो उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं कर रहा था। जब हम हवेली से बाहर निकले, ब्योमकेश बख्शी ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अब हम सच के बहुत करीब हैं। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। रघुनाथ, सुमन, गुड्डू, अमित और शांता देवी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा धागा है जो हमें सीधा कातिल तक ले जाएगा। मुझे पूछने से रहा न गया, आपके हिसाब से कातिल कौन है? ब्योमकेश बख्शी ने अपनी मूंछों को आहिस्ता से सहलाया और बोला, कातिल वही होता है जो सबसे कम शक के दायरे में हो, मगर अभी एक आखिरी कदम बाकी है। उस रात जब मैं घर लौटा, मेरी बहन नेहा ने पूछा, भाई क्या हुआ, आज तुम काफी चुप लग रहे हो? हम सच के करीब हैं नेहा, मैंने कहा, लेकिन मुझे डर है ये सच बहुत भयानक होगा। ब्योमकेश बख्शी क्या कह रहा है? उसने पूछा। वो कहता है कातिल हमारे बिल्कुल सामने है, मैंने जवाब दिया।
बस हमें उसे पहचानना सीखना होगा। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दरवाजे की वो चरमराहट, गुड्डू का अधूरा बयान, अमित की हिचकिचाहट और शांता देवी की खामोशी, सब कुछ मेरे दिमाग में एक ही साथ घूम रहा था। और कहीं न कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि ब्योमकेश बख्शी पहले ही सब समझ चुका है। छठा दिन मेरे लिए अजीब सा बोझ लेकर आया। रामेश्वर की मौत को अब 5 दिन बीत चुके थे और हर गुजरता दिन ये रहस्य मेरे लिए एक जुनून बनता जा रहा था। ब्योमकेश बख्शी का हर लफ्ज़, हर इशारा ये एहसास दिला रहा था कि हम सच के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन वो सच क्या होगा और कितना खौफनाक होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल बेचैन हो उठता था। सुबह मैं अपने क्लिनिक में बैठा था जब ब्योमकेश बख्शी दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में ना कोई नोटबुक थी, ना कोई कागज। बस वो मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर साहब, उसने कहा, आज हम इस कहानी का अंत लिखने वाले हैं। अंत? मैंने हैरानी से पूछा, क्या आपको कातिल मिल गया? ब्योमकेश बख्शी ने अपनी मूंछों को सहलाया और धीरे से बोला, कातिल वही होता है जो सबसे कम शक के दायरे में हो, मगर अभी एक आखिरी कदम बाकी है। अब हमें वापस उसी जगह जाना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अब हमें वापस उसी जगह जाना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार हमारे साथ एक कातिल भी होगा। आखिरी सुराग? मैंने पूछा। वो क्या है? सब्र रखिए मेरे दोस्त, उसने कहा। पहले हमें एक बार फिर रामेश्वर की हवेली जाना होगा। आज हम सबको एक ही जगह बुलाएंगे, शांता देवी, अमित, नौकर और हाँ, विक्रम और गोपाल को भी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सवालों से भर गया। ब्योमकेश बख्शी क्या करने वाला था? क्या वो वाकई कातिल को सबके सामने बेनकाब करेगा? और अगर हाँ, तो फिर ये सब इतने दिन क्यों चला? हम दोनों रामेश्वर की हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में ब्योमकेश बख्शी ने कहा, डॉक्टर साहब, आपको याद है कि कत्ल के कमरे में किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे? हाँ, मैंने कहा। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी। और वो चाकू? ब्योमकेश बख्शी ने आगे कहा। गले में इतनी सफाई से घुसा था कि लगता था कातिल कोई बहुत करीबी था, कोई ऐसा जिस पर रामेश्वर पूरा भरोसा करता था। उसकी बात ने मेरे दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया। क्या कातिल वाकई कोई अपना ही था? शांता देवी, अमित या कोई और? हवेली पहुंचते ही ब्योमकेश बख्शी ने कहा, मैडम, आज यहां एक बैठक होगी, कृपया सबको बुला लीजिए। अमित, रघुनाथ, सुमन, गुड्डू और विक्रम और गोपाल को भी। शांता देवी ने पहले ऐतराज किया, लेकिन ब्योमकेश बख्शी की सख्ती के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ घंटों बाद हवेली के बड़े हॉल में सब लोग जमा हो चुके थे। शांता देवी कुर्सी पर बैठी थी, चेहरा ठंडा, जज्बात बिल्कुल खामोश। अमित उसके पास खड़ा था, उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ थी। रघुनाथ, सुमन और गुड्डू एक कोने में खड़े थे, उनकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। विक्रम और गोपाल भी आ चुके थे। विक्रम का चेहरा सख्त था और गोपाल पूरी तरह घबराया हुआ। ब्योमकेश बख्शी हॉल के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी मूंछों को सहलाया और फिर बोलना शुरू किया, दोस्तों। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी सांस ली और हॉल में सबकी तरफ देखा। हम यहाँ एक हत्या का राज सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रघुनाथ प्रसाद की हत्या कोई आम जुर्म नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी और कातिल अभी भी हमारे बीच है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें ब्योमकेश बख्शी पर थीं और मुझे महसूस हुआ कुछ लोग घबरा रहे थे। ब्योमकेश ने बोला, पहला सवाल, रघुनाथ की हत्या क्यों हुई? फिर उसने सबकी तरफ नजर घुमाई। गोपाल राय, आपने उन्हें धमकी दी थी, आपकी जमीन छिन गई थी, लेकिन आप उस रात गांव के बाहर थे। गोपाल ने सिर हिलाया, हां साहब, मैंने उसे नहीं मारा। विक्रम, आपके पिता को रघुनाथ ने धोखा दिया, आप उससे नफरत करते थे, लेकिन आप कहते हो कि आप अपने दोस्त के घर थे। हां, मैं बेकसूर हूं, विक्रम ने कहा। अमित की बारी आई। अमित, आपने कहा कि आप किसी से मिलने गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन, क्यों? अमित ने नजरें छुपा लीं। ये मेरी निजी बात है, मेरा रघुनाथ की हत्या से कोई लेना देना नहीं। फिर ब्योमकेश बख्शी ने शांता देवी की तरफ देखा। मैडम, आप कहती हैं आप सो रही थी, क्या सच में ऐसा था? शांता देवी ने सख्त लहजे में कहा, हां, मुझे कुछ पता नहीं। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी सांस ली और बोला, अब नौकर की बात। लक्ष्मी, आपने 11 बजे दरवाजे की चरमराहट सुनी। छोटू, आपने अमित को बाहर जाते देखा। रामदास, आप कहते हो आप सो रहे थे, मगर क्या यह सब सच है? हॉल में कोई कुछ नहीं बोला। तनाव और गहरा गया।
ब्योमकेश बख्शी ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं आपको बताता हूं उस रात क्या हुआ। रघुनाथ अपने कमरे में थे। कोई उनके पास आया, कोई ऐसा जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। उसने चाकू उठाया और उनकी हत्या कर दी। कमरे में कोई संघर्ष नहीं था क्योंकि रघुनाथ को खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन कातिल ने एक गलती की। उसने वो अधूरी चिट्ठी छोड़ दी। चिट्ठी? मैंने बीच में पूछा। हाँ, वो चिट्ठी जो हमें मिली, गोपाल ने नहीं लिखी थी। कातिल ने रघुनाथ को डराने के लिए या शक को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए लिखी थी। हॉल में सन्नाटा और गहरा गया। हर कोई ब्योमकेश बख्शी को देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कुछ लोग डर रहे थे। ब्योमकेश बख्शी ने फिर बोला, लेकिन आखिरी सुराग मुझे कल रात मिला। मैंने हवेली के पीछे वाले बगीचे में कुछ देखा, एक छोटा सा दाग, शायद खून का था। मैंने चेक किया और वो रघुनाथ का खून था। इसका मतलब है कातिल हत्या के बाद बगीचे से निकला। अमित, आपने कहा कि आप बाहर गए, मगर आपने ये नहीं बताया कि आप बगीचे से गुजरे। ये झूठ है। अमित चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ, ब्योमकेश बख्शी ने कहा। मैंने अभी आप पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन हमें यह जानना होगा कि उस रात बगीचे में और कौन था। तभी छोटू ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैंने एक छाया देखी और वो अमित भैया नहीं थे। वो औरत जैसे लग रही थी। औरत? मैंने चौंक कर पूछा। हॉल में सन्नाटा छा गया। शांता देवी का चेहरा पीला पड़ गया। ये बकवास है, उसने चिल्लाकर कहा। मैं कमरे में थी। ब्योमकेश बख्शी ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैडम, क्या आप सच में अपने कमरे में थी या आप रघुनाथ से मिलने गई थी? ये झूठ है, शांता देवी ने चिल्लाकर कहा। मेरे पास कोई वजह नहीं थी उसे मारने की। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी सांस ली और बोला, वजह थी मैडम। रघुनाथ के कागज में एक वसीयत मिली जिसमें लिखा था कि सारी संपत्ति अमित को मिलेगी और आपको कुछ नहीं। शांता देवी का चेहरा डर से भर गया। ब्योमकेश बख्शी ने आंखें सब पर घुमाई। एक और सवाल, चाकू कहां से आया? वो चाकू जो रसोई से गायब था। लक्ष्मी, क्या आप कुछ जानती हो? लक्ष्मी ने घबराते हुए कहा, साहब, वो चाकू रात को रसोई में था, लेकिन सुबह वो गायब था। ब्योमकेश बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे पास सारे सुराग हैं, खून का दाग, चाकू और वो चिट्ठी। कातिल वही है जो इन सब के बीच था। वो रुक गया, सबकी तरफ देखा। हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें थम गईं। ब्योमकेश बख्शी ने मेरा हाथ पकड़ा। डॉक्टर शर्मा, क्या आप मुझे चाकू ला सकते हैं जो आपके क्लिनिक में है? मैंने चौंक कर कहा, लेकिन मेरे पास कोई चाकू नहीं है। ब्योमकेश बख्शी ने मुस्कुराया, हाँ मेरे दोस्त, वो चाकू जो आपने हत्या के बाद अपने बैग में छुपाया था। हॉल में सन्नाटा गहरा गया। सब मुझे घूर रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं, डॉक्टर श्यामलाल शर्मा, एक कातिल? मेरे हाथ कांप रहे थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ब्योमकेश बख्शी ने अपनी मूंछ सहलाते हुए कहा, डॉक्टर, अब आपको एक मौका है, सबके सामने सच बताइए। मेरा दिमाग ठंडा पड़ गया। सच? मैंने चिल्लाकर कहा, मैं बेकसूर हूं, मेरे पास कोई चाकू नहीं था, मैं उस रात घर पर था, सुधा बता सकती है। ब्योमकेश बख्शी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुधा? उसने दोहराया। हां, आपकी बहन। यह कहानी का एक बड़ा हिस्सा है, ब्योमकेश ने कहा। वो हॉल के बीच में चलने लगा जैसे कोई नाटक का अंतिम पात्र अपनी आखिरी लाइन बोलने जा रहा हो। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, रघुनाथ प्रसाद की हत्या का असली राज। हॉल में सन्नाटा और गहरा गया। हर कोई ब्योमकेश बख्शी को देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कुछ लोग डर रहे थे। ब्योमकेश बख्शी ने फिर बोला, लेकिन बहुत पहले रघुनाथ प्रसाद एक लालची और क्रूर इंसान था। उसने बहुत लोगों को बर्बाद किया, गोपाल राय, विक्रम के पिता कैलाशनाथ और न जाने कितने और। लेकिन एक शख्स था जिसको उसने सबसे ज्यादा दुख दिया, डॉक्टर शर्मा की बहन सुधा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सुधा और रघुनाथ, ये सच नहीं हो सकता था। ब्योमकेश बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा के कमरे में एक डायरी है जो मैंने कल रात छुप के देखी। उसमें सब कुछ लिखा है, रघुनाथ के वादे और उसकी बेवफाई और धोखा। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी सांस ली और हॉल में सबकी तरफ देखा। रघुनाथ प्रसाद की हत्या का राज अब सामने है और इसके पीछे जो वजह है वो नफरत और बदला है। उसने मुझे देखा और बोला, सुधा ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एक दिन उससे बदला लेगी और अब उसने वो दिन आ ही लिया। मेरा दिमाग घूम गया। सुधा का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था, उसकी उदासी, उसकी चुप।
क्या ये सच हो सकता था? ब्योमकेश बख्शी ने धीमी आवाज में आगे कहा। उस रात रघुनाथ अपने कमरे में थे और सुधा छुप के हवेली में घुस गई। रसोई से उसने चाकू उठाया और लक्ष्मी ने जो चरमराहट सुनी वो सुधा के आने की आवाज थी। सुधा ने रघुनाथ के पास जाकर बात की और फिर मौका देखकर उस चाकू से हत्या कर दी। मैंने बीच में पूछा, लेकिन खून का दाग बगीचे में कैसे आ गया? ब्योमकेश बख्शी ने जवाब दिया, अच्छा सवाल। हत्या के बाद सुधा बगीचे से निकली, चाकू को साफ किया, लेकिन एक छोटा सा दाग छूट गया। छोटू ने जो छाया देखी वो सुधा की थी और जो चिट्ठी मिली वो भी सुधा की लिखी थी। शांता देवी ने बीच में पूछा, चिट्ठी? ये चिट्ठी सुधा ने लिखी? जी हाँ, ब्योमकेश बख्शी ने कहा। उसने रघुनाथ को डराने के लिए लिखी थी और सोचा था कि शक को गोपाल की तरफ मोड़ देगा, लेकिन हत्या के बाद चिट्ठी वहीं रह गई। मेरा सिर चक्कर खाने लगा, लेकिन मैंने पूछा, लेकिन मैं इसमें कहाँ हूं? ब्योमकेश बख्शी ने मुझे देखकर कहा, डॉक्टर शर्मा, आप कातिल नहीं हो, लेकिन आपने सुधा को बचाने की कोशिश की। जब सुधा घर आई उसने आपको सब कुछ बता दिया और आपने चाकू को अपने मेडिकल बैग में छिपाया ताकि कोई उसे न ढूंढ सके। आपने अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब किया और इसी वजह से आप मेरी जांच में शामिल हुए ताकि शक दूसरों पर जाए। मेरा दिमाग हक्का बक्का हो गया। क्या ये सच हो सकता था? मेरे जहन में उस रात की धुंधली यादें उभरने लगीं। सुधा का देर रात घर लौटना, उसका घबराया चेहरा और मेरे बैग में कुछ छुपाने की उसकी गुजारिश। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं। ब्योमकेश बख्शी ने शांत लहजे में कहा, तो चलिए सबूत देखते हैं। आपके क्लिनिक में वो चाकू अभी भी है, क्या हम उसे देख सकते हैं? मेरा दिल धड़क रहा था और मैं चुप हो गया। रास्ते में मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। क्या सुधा ने सच में ये सब किया था और क्या मैंने उसे बचाया था? क्लिनिक पहुंचते ही ब्योमकेश बख्शी ने मेरा मेडिकल बैग मांगा। मैंने कांपते हाथों से उसे दिया। उसने बैग खोला और अंदर से वो चाकू निकाला, वही चाकू जिस पर अब भी सूखा खून था। हॉल में सब लोग उसे देख रहे थे और मेरी सांसें थम गई। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी आवाज में कहा, यही चाकू है रघुनाथ प्रसाद की हत्या का हथियार। मेरा दिमाग टूट गया, मेरे घुटने कमजोर पड़ गए और मैं बस वहां झूमता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। सुधा, मैंने धीमी आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। सुधा वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरा पीला पड़ाला। भैया, उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, सुधा ने कहा, रघुनाथ ने ना सिर्फ मुझे ठुकराया बल्कि उसने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की। वो तुम्हारे क्लिनिक की जमीन भी हड़पने का प्लान बना रहा था। मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकती थी। मेरा दिमाग शून्य हो गया। सुधा ने मेरे लिए रघुनाथ को मार दिया था और मैंने अपनी बहन के लिए सच को छुपाने की कोशिश की थी। ब्योमकेश बख्शी ने सुधा की तरफ देखा और कहा, मैडम, जो आपने किया वो गलत था, लेकिन आपकी वजह समझ आती है। अब कानून अपना काम करेगा। सुधा ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। उसके बाद पुलिस बुलाई गई। सुधा को हिरासत में ले लिया गया और मैं चुपचाप सब देख रहा था। मेरे दिल में दुख, गुस्सा और शर्म का अजीब सा मिला जुला एहसास था। मैंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच को छुपा नहीं सका। ब्योमकेश बख्शी मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर शर्मा, आप बेकसूर हैं। जो कुछ आपने किया वो सिर्फ प्यार में किया, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल खाली हो गया। कुछ दिनों बाद ब्योमकेश बख्शी गांव से चले गए। उसने कहा था, डॉक्टर शर्मा, ये दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन हर राज का जवाब अंदर ही होता है। उसके जाने के बाद मैंने अपना क्लिनिक फिर से शुरू किया, लेकिन हर बार जब मैं अपना मेडिकल बैग खोलता मुझे वो चाकू याद आता और सुधा की वो आखिरी बात, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिल में सवाल हमेशा रहते हैं। क्या मैं सच में बेकसूर था या मैं भी इस हत्या का हिस्सा था अपने तरीके से? तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक और हैरत अंगेज कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।